आज एक नया लॉ से जिसका नाम है LLP एक्ट 2008। LLP का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली तो ये एक न्यूली फॉर्म बिजनेस है जो कंसेप्ट अभी अभी इंडिया में आया है। अभी अभी का मतलब 2008 हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ जो अभी तक जो ट्रेडिशनल बिजनेस करने का तरीका रहा है वो एक है कि हम लोग अक्सर भारत में कंपनी बनाकर काम करते हैं, क्योंकि कंपनी ही सबसे सूटेबल और बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वर्क करना है। तो जैसे हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं, जैसे कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है। इट मींस अगर हम सब ने अभी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई है तो कंपनी की आइडेंटिटी और हमारी आइडेंटिटी अलग अलग हो जाएगी। लाइक धीरू भाई अंबानी ने कुछ प्रमोटर्स के साथ मिलकर रिलायंस का जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो धीरू भाई अंबानी की एक नेचुरल पर्सन की आइडेंटिटी थी और रिलायंस जो है एक लीगल एंटिटी है। और आज भी जो बिजनेस चल रहा है किसके नाम से चल रहा है? रिलायंस के नाम से ही चल रहा है। तो कंपनी का सबसे बेस्ट फीचर है इसकी सेपरेट आइडेंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेकेंड थिंग, क्योंकि कंपनी एक बिजनेस है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसमें जब लोग एसोसिएट होते हैं इन्वेस्ट करके तो वहां पे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि बिजनेस इनके नाम से नहीं चल रहा है, कंपनी के नाम से बिजनेस चल रहा है। तो अगर कंपनी में मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपए देने की है, उससे ज्यादा नहीं है। थर्ड थिंग, कंपनी बनाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंटिन्यूअस लाइफ है। इट मींस कि अगर कंपनी के साथ जुड़े जो लोग हैं वो चेंज भी हो जाए ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी या किसी भी रीजन से, तो कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती है। टाटा ग्रुप को जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था। आज जमशेदजी टाटा नहीं है पर 120 साल हो गया है, 150 साल हो गया है, टाटा ग्रुप आज भी चल रहा है। तो कंपनी के देखो कितने अच्छे फीचर्स हैं। कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी मतलब लीगल एंटिटी है, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड, कंपनी की कंटिन्यूअस लाइफ है, कंपनी चलती रहती है। सिमिलरली दूसरा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो इंडिया में रन होता है वो है पार्टनरशिप बिजनेस। क्या पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बेस्ड ऑन अग्रीमेंट है। पार्टनरशिप करने के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए जो आपस में अग्री करते हैं। अग्रीमेंट को फॉर्मली बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? इस अग्रीमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं? अपने बिजनेस को कैरी करते हैं। इससे बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्या आती है? मतलब ये है कि आप जब तक जो बिजनेस कर रहे हैं करिए, आपको जब कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज करनी हो आपस में सलाह मशवरा करके हम क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप पार्टनरशिप रन करते हैं तो क्योंकि आप ही पार्टनर्स हैं तो आप आपस में क्या शेयर करते हैं? जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है आपस में आप क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं। तीसरी बात, ये लेस कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, इसको चलाना बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? ऐसे बिजनेस बहुत इजीली रन होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कंपनी के तीन अच्छे फीचर क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप के अच्छे फीचर क्या है? पार्टनरशिप किस पर बेस है? अग्रीमेंट। अब यदि आप इन दोनों के फीचर्स को मिला देंगे तो एक नया फॉर्म ऑफ एंटिटी तैयार होगा जिसे आप अल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल कहेंगे या एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस कहेंगे जो दोनों के ही फीचर कंटेन करता है, कंपनी के भी और पार्टनरशिप के भी। अब मैं डिफाइन करूंगा एलएलपी क्या है। तो एलएलपी का मतलब होता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 में है, जिसके कारण एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसका सक्सेशन परपेचुअल है, वो बेस्ड है फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एलएलपी को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि भाई ये एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो हमें एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है कंपनी और पार्टनरशिप का। इसमें कुछ फीचर कंपनी के आते हैं, सिर्फ अच्छे फीचर्स, एडवांटेजियस फीचर्स, और पार्टनरशिप के कुछ अच्छे फीचर्स आते हैं। इन दोनों फीचर्स को मिलाकर जो एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस तैयार होता है वो कहलाता है एलएलपी। खास कर ये किन के लिए अच्छा है? आप लोग के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। क्या होता है, जैसे आप सीए का आप अपनी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अगर अपनी डिस्क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है वो ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकती। तो आप लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि आप लोग को अगर ऑडिट सर्विसेज देनी है आपको फॉर्म के रूप में काम करना होता था।
फॉर्म में दिक्कत ये आती थी कि अगर एक पार्टनर ने कुछ मिसकंडक्ट किया तो उसके लिए कौन लायबल है? सारे पार्टनर। लेकिन अब एलएलपी के आने से आप प्रोफेशनल्स को एक बहुत सुविधा हो गई है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाइए। यहां पर आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जो आपका कंडक्ट है, जो आपका काम है, बाकी के लोग चीजों के लिए आप लायबल नहीं हो। सेकंड आपका फायदा ये होगा बीइंग अ प्रोफेशनल एलएलपी बनाने का, आप अपने एलएलपी को एक्सपैंड कर पाओगे और लोगों को जोड़ पाओगे। आप कल को रिटायर भी हो गए, हट भी गए, आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है जो एलएलपी के रूप में चल रही है वो बंद नहीं होगी। तो अभी जो सबसे बेस्ट वे है बिजनेस करने का उनमें से एक है क्या? एलएलपी। बाकी आपकी चॉइस है, आप कंपनी बना के वर्क कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी बना के कर सकते हैं और एलएलपी। तो जनरली गवर्निंग लॉज अलग अलग है। जैसे कंपनीज है, इनको गवर्न करने के लिए है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा लॉ है? जो पार्टनरशिप्स हैं इनको गवर्न करने के लिए है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिमिलरली जब एलएलपी आया तो एलएलपी को गवर्न करने के लिए लॉ आया एलएलपी एक्ट 2008। ये वो लॉ है जो एलएलपी को गवर्न करता है। एक बेसिक प्रीमाइसेस समझ आया? एलएलपी कैसा बिजनेस है, किसके किसके फीचर कंटेन करके बना है? मुझे बता दो कंपनी के कौन कौन से फीचर्स हैं? लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप के क्या अच्छे फीचर्स आए हैं? अग्रीमेंट आया है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आया है और फ्लेक्सिबिलिटी आई है। ठीक है, अब इसका रजिस्ट्रेशन अगर एलएलपी का कराना है कौन से लॉ में कराओगे? एलएलपी एक्ट 2008 में आप इसका रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो अब इससे आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इसको लेकर, एलएलपी को लेकर हमारे देश में जो गवर्निंग लॉ है वो है एलएलपी एक्ट कौन सा? 2008, जिसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, यहां पर जो कंसर्न अथॉरिटी है जिससे हमें डील करना होता है एलएलपी के रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीजों के लिए, वो है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो किसके एजीस या स्कोप में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। तो अगर मुझे आज एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। वैसे एक अपडेट बता दूं जो तुम लोग को आगे अभी काम आएगी। अभी तक जैसे हम कोई भी कंपनी का वर्क या एलएलपी का वर्क करते थे तो उसकी फाइलिंग किसके पास कराई जाती थी? आरओसी के पास। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट इस सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दे रही है। नोएडा में एक सेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। अब जितनी भी फाइलिंग भारत में होगी कंपनी या एलएलपी की, सारी प्रोसेसिंग जो होगी कहाँ होगी? नोएडा में होगी। आरओसी को बर्डन से हटा दिया गया, मतलब उनके ऊपर से बर्डन हटा दिया गया। अब आरओसी के कोई अपडेशन नहीं रहेगा, ये सारा सेंट्रली रिकॉर्ड हो गया। आपकी जो भी कंपनी की एक्टिविटी है ये एलएलपी की एक्टिविटी है। हाल फिलहाल आप ये समझिए एलएलपी का जो गवर्निंग लॉ है वो कौन सा है? एलएलपी एक्ट। और कंसर्न्ड अथॉरिटी जिससे हम डील करते हैं वो कौन है? आरओसी। ठीक है, एलएलपी एक्ट का अगर मैं आपको लीगल स्ट्रक्चर बताऊं तो एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 81 सेक्शंस हैं जो डिवाइडेड हैं 14 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में? 14 चैप्टर्स में, प्लस यहां पे 4 स्केड्यूल्स या इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। 4 स्केड्यूल्स बनाए गए हैं जो कुछ इस तरह से हैं, और आप इसको एकदम लिखिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। स्केड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। यहां पे जो स्केड्यूल 1 है ये बेसिकली म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है। किसकी बात करता है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी पार्टनर। किसकी? पार्टनर एंड एलएलपी। कब? इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। अगर आप लोग के बीच अभी एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना है, क्या नहीं बना है, तो आप लोग के स्टैंडर्ड राइट्स एंड ड्यूटीज किसमें बताए गए हैं? शेड्यूल 1 में। तो हम सब एलएलपी पार्टनर हैं। मैं बता दूं एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम कोई भी लिमिट। तो इसमें अगर हमारे बीच अभी एलएलपी एग्रीमेंट तैयार नहीं है तो शेड्यूल 1 में स्टैंडर्ड राइट एंड ड्यूटी बता दी गई है, उसे हमें फॉलो करना होगा। नेक्स्ट शेड्यूल 2, ये कन्वर्जन की बात करता है। किसकी बात करता है? ये बताता है कि कैसे एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। आज हम एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, उसको अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो सारा प्रोविजन एंड प्रोसीजर शेड्यूल 2 में बताया गया। किसमें बताया गया?
फिर आता है शेड्यूल 3, अगेन ये भी कन्वर्जन की बात करता है। अगर एक प्राइवेट कंपनी को, कैसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है, किसमें कन्वर्ट होना है, तो शेड्यूल 3 फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? और यदि शेड्यूल 4 की बात करूं, अगेन ये भी कन्वर्जन के लिए है कि अगर आपकी कंपनी एक अनलिस्टेड, कैसी, पब्लिक कंपनी है, कैसी कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और उसे अगर किस में रजिस्टर्ड होना है, तो शेड्यूल 4 फॉलो करना होगा। अनलिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो उससे बात सीख लो कि अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर है तो उसका कन्वर्जन आप एलएलपी में कर सकते हो। रिपीट करते हैं, कितने सेक्शन है, 81 सेक्शन है। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कितने शेड्यूल्स है। पहला शेड्यूल क्या है, राइट एंड ड्यूटी ऑफ एलएलपी पार्टनर एंड एलएलपी। दूसरा शेड्यूल क्या है, कन्वर्जन, किस चीज का कन्वर्जन, एलएलपी। तीसरा प्राइवेट कंपनी का। चौथा, ये बेसिक प्रीमाइस कितना समझ आए, इतना आज पढ़ो, इसको पूरा नोटिंग कर दो तुम लोग। ठीक है बेटा, बस ये करो।